वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो केयर ऑफ दी सिक चाइल्ड से संबंधित है, मतलब कि बीमार बच्चों की देखभाल से संबंधित है। आज के क्लास में 25 MCQ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन एन इन्फेंट। निम्नलिखित में से शिशु में निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन का सबसे विश्वसनीय लक्षण कौन सा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। निर्जलीकरण का सबसे विश्वसनीय संकेत कैपिलरी रिफिल टाइम का बढ़ जाना होता है। फ्रेंड्स CRT का बढ़ जाना होता है। ठीक है, यदि यह 2 सेकंड से अधिक हो तो यह फ्रेंड्स गंभीर निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। अन्य लक्षण जैसे कि धंसा हुआ फंटानेल और शुष्क होंठ सहायक संकेत हैं, लेकिन सबसे सटीक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन इन अ चाइल्ड। गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित बच्चे के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है। बताएं फ्रेंड्स। गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित बच्चे के लिए जो प्रथम पंक्ति का उपचार पूछा गया है, कौन सा उपचार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इंट्रावेनस रिंगर लैक्टेट। ठीक है, अंतःशिरा रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गंभीर निर्जलीकरण वाले बच्चों को या बच्चे को सबसे पहले IV रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन दिया जाता है ताकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और शॉक को रोका जा सके। ORT हल्के से मध्यम निर्जलीकरण में प्राथमिक उपचार होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रेन 5 ईयर। ठीक है, अंडर 5 ईयर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में न्यूमोनिया का सबसे आम कारण क्या होता है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें न्यूमोनिया का सबसे आम कारण क्या होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, रेस्पायरेटरी सिंस्टियल वायरस। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिंकाइटियल वायरस। ठीक है, RSV, ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि छोटे बच्चों में न्यूमोनिया का सबसे आम वायरल कारण जो है वो RSV होता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिम्मेदार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेस्पायरेटरी सिंस्टियल वायरस ये फ्रेंड्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में जो न्यूमोनिया का सबसे आम कारण है या आम वायरल कारण होता है ये वायरस की वजह से होता है। जबकि अगर फ्रेंड्स बैक्टीरियल निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिम्मेदार होता है और फ्रेंड्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दोनों जिम्मेदार होते हैं बैक्टीरियल के लिए, और वायरल के लिए RSV जिम्मेदार होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रेन। बच्चों में गंभीर निमोनिया के इलाज के लिए चुनी जाने वाली पहली दवा कौन सी है।
व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रेन? बच्चों में गंभीर निमोनिया के इलाज के लिए चुनी जाने वाली पहली दवा कौन सी है फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पूछे गए क्वेश्चन है सभी रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेप्टिक जोन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेप्टिक जोन। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि गंभीर बैक्टीरियल निमोनिया के लिए सेप्टिक जोन को प्राथमिक रूप से आईवी रूप में दिया जाता है। हल्के माध्यमों में एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। हल्के माध्यमों में एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है। अगर ज़्यादा मामला गंभीर है, गंभीर बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है, तो आप सेप्टिक जोन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ क्रिटिकली इल चाइल्ड हु कैन नॉट टेक ओरल फीड? What is the preferred method of nutrition in a critically ill child who cannot take oral food? feeds। ठीक है, गंभीर रूप से बीमार बच्चे में पोषण देने की सबसे उचित विधि कौन सी है यदि वह मौखिक रूप से भोजन नहीं ले सकता है तो? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीलिंग होगा। ठीक है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यदि बच्चा मौखिक रूप से भोजन लेने में असमर्थ है, यदि जो बच्चा है वो मौखिक रूप से भोजन लेने में असमर्थ है, तो फ्रेंड्स प्राथमिक रूप से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दी जाती है। यदि लंबे समय तक आवश्यकता हो तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का उपयोग किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए हैं। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन चिल्ड्रेन? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों में श्वसन संकट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का विलंबित लक्षण कौन सा है? मतलब कि देरी से अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं फ्रेंड्स, अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मतलब क्या हो सकता है? मतलब क्या है कि साइनोसिस है। ठीक है, साइनोसिस, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, साइनोसिस। मतलब कि ऑक्सीजन का फ्रेंड्स रुकावट होना, ऑक्सीजन की रुकावट होना। जब फ्रेंड्स ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता है, क्योंकि ब्लड के साथ ही में तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ में ही चलती है। और फ्रेंड्स अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, साइनोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स नीला पड़ जाना। ठीक है, जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है वो अंग क्या होता है, नीला पड़ जाता है, तो मतलब होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। बच्चों में श्वसन संकट के लिए प्रारंभिक लक्षणों में नासिका फड़फड़ाना, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और टेकिपनिया शामिल है, जबकि फ्रेंड्स साइनोसिस एक गंभीर और विलंबित संकेत होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी को दर्शाता है, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप पढ़ लें और आंसर दें कि व्हाट इज द रिकमेंडेड मैनेजमेंट फॉर अ चाइल्ड विथ सीवियर मलन्यूट्रिशन एंड हाइपोग्लाइसेमिया? गंभीर कुपोषण और हाइपोग्लाइसेमिया वाले बच्चे के लिए अनुशंसित प्रबंधन क्या है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है।
जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्रेंड्स क्या करेंगे आप, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गंभीर कुपोषण, ठीक है, बच्चा जो है वो गंभीर रूप से कुपोषित है और हाइपोग्लाइसेमिया भी उसे हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके ब्लड में ब्लड शुगर में जो फ्रेंड्स ब्लड है उसके ब्लड में शुगर की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब कि जो आपका शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कुपोषित भी है बच्चा और बहुत ज़्यादा बच्चे में शुगर की कमी है, हाइपोग्लाइसेमिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स आपके जो ब्लड है, बच्चे का जो ब्लड है उस ब्लड में क्या हो गया है, कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है, शुगर की कमी हो गई, रक्त शर्करा स्तर बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आईवी डेक्सट्रोज फॉलोड बाय फ्रिक्वेंट फीडिंग, ठीक है, आईवी डेक्सट्रोज के बाद बार बार भोजन, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए आप एक्सप्लेन को आप देख लें कि गंभीर कुपोषित बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया होने पर सबसे पहले आईवी डेक्सट्रोज दिया जाता है और उसके बाद बार बार संतुलित पोषण दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन प्रिवेंट सीवियर डायरिया इन इन्फेंट। कई बार पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा टीका शिशुओं में गंभीर डायरिया को रोकता है। बहुत ज़्यादा जब डायरिया हो जाती है तो कौन सा टीका है जो कि गंभीर डायरिया को रोकने का काम करता है फ्रेंड्स। तो जो गंभीर जब डायरिया हो जाता है तो रोटा वायरस का जो टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, रोटा वायरस। एक्सप्लेन को देख लें कि रोटा वायरस टीका बच्चों में गंभीर डायरिया को रोकने के लिए दिया जाता है, जो कि निर्जलीकरण का एक प्रमुख कारण हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फेब्राइल सीजर्स इन चिल्ड्रेन। बच्चों में ज्वर जनित दौरे का मुख्य कारण क्या हो सकता है। बच्चों में अगर बुखार की वजह से सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, तो उसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स। जब बच्चे को फीवर है और फीवर के साथ में बच्चे को दौरे भी आ रहे हैं, तो मतलब क्या होता है उसका, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हाई फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब कि वायरल संक्रमण के कारण उच्च बुखार है, वायरल संक्रमण के कारण बहुत तेज बुखार है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीजर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि झटके आ रहे हैं, ठीक है, मिर्गी जैसे झटके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हाई ग्रेड फीवर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, वायरल फीवर की वजह से। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देख लें कि 6 महीने से 5 वर्ष के बच्चों में उच्च बुखार, बहुत तेजी से बुखार के कारण ज्वर जनित दौरे, फेब्राइल सीजर्स, ठीक है, उसे दौरे आते हैं, मतलब कि झटके आते हैं फीवर की वजह से, सबसे आम होते हैं, जो कि ज़्यादातर वायरल संक्रमण से ही होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ चाइल्ड विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी। बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी वाले बच्चे के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है। बताएं फ्रेंड्स, सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होगी बच्चे के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सुपाइन पोजीशन विद हेड एलिवेटेड 30 डिग्री, ठीक है, सिर को 30 डिग्री ऊपर उठाकर सुपाइन स्थिति में रखना, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि सिर को 30 डिग्री तक ऊपर उठाने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह नियंत्रित रहता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाता है, आईसीपी क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में क्षय रोग, मतलब कि बच्चों में अगर टीबी रोग हो गया है, ठीक है, उसके निदान के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड परीक्षण क्या होता है। जब फ्रेंड्स बच्चों को अगर टीबी हो जाती है तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो जो टेस्ट है वो फ्रेंड्स क्या है, मॉन्टॉक टेस्ट किया जाता है या फिर स्पुटम एएफबी कल्चर किया जाता है, फिर चेस्ट एक्सरे होता है या फिर इंटरफ्रॉन गामा रिलीज, ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा कि स्पुटम एएफबी कल्चर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले फ्रेंड्स,
एक्सप्लेन को आप देख लें कि बच्चों में टीबी की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जो परीक्षण होता है वो AFB होता है, मतलब कि एसिड फास्ट बेसिली कल्चर होता है, जबकि मोन्टॉक्स जो टेस्ट होता है ये सहायक परीक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर इन इन्फेंट। शिशुओं में संकुल हृदय विफलता कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का सबसे सामान्य कारण क्या है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। कई बार आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हमने रिपीट करा दिया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर इन इन्फेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, VSD होगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। शिशुओं में VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सबसे आम जन्मजात हृदय दोष होता है। ठीक है, जो कि संकुल हृदय विफलता CHF का मुख्य कारण बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें इसे और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ कावासाकी डिसीज चिल्ड्रेन। फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दें, जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ कावासाकी डिसीज इन चिल्ड्रेन। बच्चों में कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है। फ्रेंड्स, कावासाकी पहले मोटरसाइकिल चलती थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ, ये डिसीज है, एक प्रकार का रोग है कावासाकी। ठीक है, इसे ये ना समझो कि गाड़ी के बारे में बातचीत हो रही है। बच्चों में कावासाकी जो रोग होता है, डिसीज हो जाती है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि कावासाकी रोग एक सूजन संबंधी बीमारी होती है। क्या होती है कि जो आपकी जबान होती है, जुबान, ठीक है, आपकी जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है, जिसमें लाल और आंखें त्वचा पर चकत्ते, ठीक है, और विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी जीभ देखी जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन विद सीवियर डायरिया। गंभीर डायरिया से पीड़ित बच्चों में सबसे सामान्य इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन कौन सा होता है। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स की विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन विद सीवियर डायरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, हाइपोकैलेमिया। एक्सप्लेन को देख लें कि डायरिया के कारण पोटेशियम की अत्यधिक हानि हो जाती है। जब डायरिया होता है बच्चों में तो पोटेशियम की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, जिससे हाइपोकैलेमिया हो सकता है, जो कि मांसपेशियों की कमजोरी और फ्रेंड्स कार्डियक एरिथमिया का कारण भी बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट नियोनाटल सेप्सिस। नवजात सेप्सिस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट नियोनाटल सेप्सिस। बताएं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, प्रॉपर हैंड हाइजीन, उचित हाथ की स्वच्छता। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि नवजात सेप्सिस को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय उचित हाथ की स्वच्छता बनाए रखना है, क्योंकि संक्रमण का प्रमुख स्रोत दूषित हाथ होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका, अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात शिशुओं में सामान्य श्वसन दर जो होती है वो 40 से 60 श्वास प्रति मिनट होती है। इससे अधिक होने पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS का संकेत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड विद
मॉडरेट क्रॉप, मध्यम स्तर के कूप या फिर क्रूप से ग्रसित बच्चे के लिए अनुशंसित उपचार क्या हो सकता है? पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड विद मॉडरेट क्रूप? तो उसके लिए अनुशंसित उपचार की बात यहाँ पे की गई है, तो बी नंबर आपका राइट होगा कि ओरल डेक्सामेथासोन। क्या होगा? ओरल डेक्सामेथासोन। ये फ्रेंड्स एक्सट्राइड होता है ओरल डेक्सामेथासोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि मध्यम स्तर के क्रूप में सूजन को कम करने के लिए ओरल डेक्सामेथासोन दी जाती है बच्चों में फ्रेंड्स। ठीक है, गंभीर मामलों में नेबुलाइज्ड एड्रेनल दिया जाता है। गंभीर अगर मामला है तो फ्रेंड्स उसमें नेबुलाइज्ड एड्रेनलिन दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 को कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी? बचपन में मोटापे का सबसे आम कारण क्या होता है? कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं बचपन में ही, तो इसका मोटापे का जो आम कारण पूछा गया कि सामान्य कारण क्या होता है, किसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण जो बच्चे होते हैं बचपन में ही बहुत ज़्यादा स्थूल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी की उसमें कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। बचपन में मोटापे का सबसे बड़ा जो कारण है असंतुलित आहार होते हैं और शारीरिक गतिविधि की कमी होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़ लें कि व्हाट इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रेन? बच्चों में अनुपचारित जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य जटिलता क्या होती है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रेन? बच्चों में अनुपचारित जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य जटिलता क्या होती है इसकी? किसके कारण फ्रेंड्स ये हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है? तो यहाँ पे क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। ये नंबर ही आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म का यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो यह मानसिक मंदता, ठीक है, क्रिटिनिज्म का कारण बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। पढ़ें 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर को, और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति डाउन सिंड्रोम के साथ सबसे बड़ी या सबसे अधिक जुड़ी होती है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति डाउन सिंड्रोम के साथ सबसे अधिक जुड़ी होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है कौन सी स्थिति होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए नंबर आपका राइट होगा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, जन्मजात दोष होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में 50% से अधिक मामलों में जन्मजात हृदय दोष, ठीक है, पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है, इन चिल्ड्रेन? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रेन? बच्चों में स्टेटस एपिलेप्टिकस लगातार दौरे पड़ना का प्राथमिक उपचार क्या होता है? पता है, अगर बच्चों में लगातार दौरे पड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स डायज़ेपाम होगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। लगातार अगर दौरे पड़ रहे हैं तो प्राथमिक जो उपचार है वो डायज़ेपाम है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि बच्चों में स्टेटस एपिलेप्टिकस 5 मिनट से अधिक समय तक चलने वाला लगातार दौरा है। अगर बच्चों को, छोटे जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा दौरे आ रहे हैं, लगातार दौरे पड़ रहे हैं और 5 मिनट से ज़्यादा समय तक अगर दौरे आ रहे हैं तो बच्चों के लिए फ्रेंड्स बेंजोडाइज़ेपाम, जैसे कि डायज़ेपाम या फिर फ्रेंड्स लोराज़ेपाम, ये प्रथम पंक्ति के उपचार माने जाते हैं। यदि प्रभावी ना हो, यदि ये जो दवाएं हैं फ्रेंड्स बेंजोडाइज़ेपाम या फिर डायज़ेपाम या लोराज़ेपाम, ये फ्रेंड्स जो दवाएं हैं अगर प्रभावी ना हो, ठीक है, असर ना करे, प्रभाव ना करें, तो फ्रेंड्स फेनिटोइन या फिर फेनोबार्बिटॉल दिया जाता है। ठीक है, पहला नंबर कौन दिया जाता है फ्रेंड्स? डायज़ेपाम या फिर लोराज़ेपाम। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपाम भी दी जाती है। ठीक है, अगर ये प्रभावी ना हो तब आप क्या दे सकते हैं? फेनिटोइन या फिर फेनोबार्बिटॉइन दे सकते हैं।
फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, जो कि आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर। अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का सबसे सामान्य जो जीवाणु जनित कारण कौन सा होता है, किसके कारण बच्चों में निमोनिया रोग हो जाता है। अभी आपने वायरल के बारे में पढ़ा था कि वायरल की वजह से बच्चों को निमोनिया हो जाता है। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया की वजह से जो बच्चों को निमोनिया होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है बच्चों में निमोनिया की वजह से, निमोनिया के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिम्मेदार होता है, बैक्टीरियल निमोनिया पैदा करता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बैक्टीरियल निमोनिया का सबसे आम कारण होता है। इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के साथ भी संबंध हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। 23 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन अ सिक चाइल्ड। बीमार बच्चों में निर्जलीकरण का विलंबित लक्षण कौन सा होता है, निर्जलीकरण का। अभी आपने पढ़ा था इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन अ सिक चाइल्ड, बीमार बच्चों में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, हाइपोटेंशन। क्या होगा, निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आप देख लें कि निर्जलीकरण के शुरुआती लक्षणों में धसी हुई आंखें, शुष्क श्लेष्म झिल्ली। पढ़े भाई अच्छे से, ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज कर लें। निर्जलीकरण के शुरुआती लक्षणों में धसी हुई आंखें, शुष्क जो श्लेष्म झिल्ली होती है फ्रेंड्स, और त्वचा की लोच में कमी भी शामिल होती है। हाइपोटेंशन में रक्तचाप में कमी एक गंभीर और विलंबित संकेत है जो शरीर में गंभीर द्रव की कमी को दर्शाने का काम करता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट सीवियर अस्थमा इन चिल्ड्रेन। गेस करें, थोड़ा फास्ट आंसर दें फ्रेंड्स। बच्चों में तीव्र गंभीर अवस्था एक्यूट सीवियर अस्थमा का प्राथमिक उपचार क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा इन चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल। ठीक है फ्रेंड्स, नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल। अगर फ्रेंड्स ये साल्बुटामोल ज़्यादातर आपने देखा होगा खांसी वगैरह के सिरप में भी साल्बुटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर फ्रेंड्स ये ज़्यादा मात्रा में, तो किसी किसी को फ्रेंड्स क्या होता है कि ठंड लगने लगती है साल्बुटामोल की वजह से। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन को कि तीव्र गंभीर अवस्था के दौरान बच्चों में ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है, जैसे कि साल्बुटामोल का निबुलाइजेशन दिया जाता है, ताकि फ्रेंड्स जो ब्रोंकोडाइलेटर मतलब क्या होता है कि श्वसन मार्ग को चौड़ा हो सके। ठीक है, श्वसन मार्ग चौड़ा हो सके और आपको सांस लेने में आसानी मिल सके। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हो तो स्टेरॉयड जैसे कि डेक्सामेथासोन और IV मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, अच्छे से पढ़ लें कि विच कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन अ न्यूनेट विद बिलियस वोमिटिंग। नवजात शिशु में पित्त युक्त उल्टी, बिलियस फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिलियस वोमिटिंग, पित्त युक्त उल्टी की स्थिति किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें कि नवजात शिशु में पित्तयुक्त उल्टी की स्थिति किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, मल रोटेशन एंड वर्बुलस। ठीक है, आंत्र मरोड़, मल रोटेशन विद वर्बुलस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात शिशु में पित्तयुक्त उल्टी एक सर्जिकल आपातकाल है जो आंत्र मरोड़ की ओर संकेत कर सकता है। यदि तुरंत उपचार ना किया जाए तो फ्रेंड्स यह आंतों की इस्केमिया, रक्त प्रवाह की कमी और निक्रोसिस, ऊतक मृत्यु का कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई भी फ्रेंड्स कैंडिडेट है जो कि फ्रेंड्स आप अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985473042। ठीक है,
किसी भी राज्य से हो आप एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर क्लास लेना चाहते हैं तो। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।